हेलो फ्यूचर नर्सेस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। इंडिया के इस बेहतरीन चैनल आलोक एकेडमी पर आप सबका दिल से स्वागत है। एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामना। तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग मैरिज को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं और यह लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जैसा कि हम लोग इस टॉपिक में मैरिज पढ़ने वाले हैं, तो आइए इस चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें कि इस मैरिज टॉपिक को हमारे इस नर्सिंग सिलेबस में क्यों ऐड किया गया है। आखिर नर्सिंग में मैरिज का क्या काम है, फैमिली का क्या काम है, इस सब्जेक्ट का ही क्या काम है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग समझते हैं कि इस मैरिज टॉपिक को ही क्यों ऐड किया गया है। तो एक्चुअली देखिए, हम लोग जब भी पेशेंट है, कोई आता है, कोई हमारे यहाँ जब भी हम काम कर रहे होते हैं हॉस्पिटल में, तो उस चीज़ को हम लोग को क्या होता है कि बहुत सारे केसेस आते हैं ऐसे जो कि फैमिली से रिलेटेड होते हैं। तो वहाँ पे हम लोग उसके कल्चर्स को, उसके फैमिली को जब जब समझेंगे तभी हम उसका बेहतर केयर कर पाएंगे। देखिए, इसका एक और रीज़न है कि जो भी पेशेंट है, तो वो वहाँ पे फैमिली क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, एक्टिवली इन्वॉल्व रहती है उन सब चीज़ों में। तो उस रिगार्डिंग से भी हम लोग को फैमिली को समझना, उसके मैरिज, उसके मैरिटल स्टेटस और भी बहुत सारे चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इसका एक और केसेस है कि मान लीजिए बहुत सारे केसेस आप हॉस्पिटल में जब काम कीजिएगा तो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड भी आएंगे। तो वहाँ आप मैरिज को समझे रहेंगे, डिफरेंट कल्चर्स के मैरिज के बारे में पढ़े रहेंगे, उनके पूरे लॉज के बारे में पढ़े रहेंगे, लॉ एंड रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़े रहेंगे। तो आप एक जो भी आपका पेशेंट है उसको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। उसके हक के लिए आप उसको गाइड कीजिएगा ताकि उसके हक कैसे मिलेंगे। मान लीजिए कोई डोमेस्टिक वायलेंस है तो उसको समझाएंगे कि अगर यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो तुम्हारे क्या क्या राइट्स हो सकते हैं। तुम कोर्ट में जा कर के इन सब चीज़ों को, अपने राइट्स को उपयोग करके तुम बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप पेशेंट को कैसे गाइड कर पाएंगे, इसके लिए तो आपको सोशियोलॉजी पढ़ना होगा, आपको मैरिज पढ़ना होगा, उसके रूल एंड रेगुलेशंस को पढ़ना होगा। तो इस पर्पज़ से इस टॉपिक को यहाँ ऐड किया गया है। और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उसी पर चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इसको हम लोग वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। आज यह लेक्चर देखने के बाद से आपको मैरिज कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं इतना एश्योर करता हूं कि आपको कि जिस इस टॉपिक से आपको कोई सा भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, आपसे बिल्कुल बनेगा। बस आपको इस लेक्चर्स को शांतिपूर्वक बैठ करके अच्छे से, जैसे आप क्लास में पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक उसी तरह बैठ के इसको फॉलो कीजिए और जो भी कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश कीजिए, ताकि जब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप इसको अच्छे से लिख पाएँ। और हाँ, मैं हर एक लेक्चर्स के स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि जो भी बच्चे पढ़ाई स्टार्ट करना किया है, अभी शुरू ही कर रहा है, तो वो भी हमारे लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कर सकता है, क्योंकि उससे उसको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। और चलिए, हम लोग बातें तो होते रहती हैं और इन सब चीज़ों का नीड भी होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ फॉलो करना होता है तो हमको कैसे और क्यों करना होता है, इस सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए हम लोग लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। यह वन शॉट का लेक्चर है, बहुत ही छोटा लेक्चर रहेगा और इसमें हम लोग पूरा ये लेक्चर को ख़त्म कर देंगे। तो देखिए, आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मैरिज क्या होता है, फॉर्म ऑफ मैरिज, मैरिज के कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज। यहाँ से देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज और फॉर्म्स ऑफ मैरिज से क्या ना कि बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और इसके बहुत आना भी चाहिए, क्योंकि जब आप मैरिज पढ़िएगा तो वहाँ तो यही दो टॉपिक है जो थोड़ा सा मतलब समझने वाला है और इम्पोर्टेंट भी है, तो यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। नेक्स्ट है ये जो लेजिस्लेशन है, जो लॉ एंड रेगुलेशंस के बारे में, रूल्स के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों को हम लोग को पेशेंट के काउंसलिंग और उसके केयर में हेल्प दे सकता है। तो पेशेंट को समझने के लिए बेसिकली इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है नर्सिंग में। वरना नर्सिंग एक साइंस है, प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, तो इसमें सोशियोलॉजी जैसे आर्ट सब्जेक्ट का क्या रोल हो सकता है। तो पेशेंट को कहीं ना कहीं समझना, उसके कल्चर्स को कहीं ना कहीं समझना, उसको गाइड करना, उसको मोटिवेट करना, उसकी काउंसलिंग करना, ताकि वो कभी कभी तो आप ऐसा देखिएगा, पेशेंट जो डोमेस्टिक वायलेंस या और भी बहुत सारे वायलेंसेस से ग्रसित लोग आपके हॉस्पिटल में आएंगे और उनको सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत होगी, आप उनके राइट्स को बता देंगे तो उससे ही वो लोग संतुष्ट होकर के चले जाते हैं। हालांकि इस चीज़ को आप समझ डेवलप करने के लिए आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना ही पड़ता है। इस सब्जेक्ट को पढ़िएगा तभी इन सब चीज़ों के बारे में समझ पाइएगा, लोगों के बारे में समझ पाइएगा और उनका बेहतर केयर, उनका काउंसलिंग कर पाइएगा। फिर हम लोग का है इफ़ेक्ट ऑफ मैरिज ऑन हेल्थ। तो मैरिज से हमारे हेल्थ पे क्या क्या से इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वो हमारे हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है।
तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस बात का यकीन कीजिए। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मैरिज। तो देखिए मैरिज क्या होता है। मैरिज मार्क्स बिगिनिंग ऑफ फैमिली। मैरिज से ही फैमिली का शुरुआत होता है। देखिए जब शादी ब्याह जब होता है तो वहीं से ना फैमिली बनना स्टार्ट होता है। वहीं से फिर जब शादी ब्याह होगा तो एक हम लोग का क्या होगा कि एक लीगल थप्पा मिल जाता है सोसाइटी की तरफ से कि आप बच्चा पैदा कर सकते हैं, आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी एक छोटी सी फैमिली को। तो वहीं है फैमिली एंड लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टुवर्ड डियर पार्टनर, जहाँ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होता है। एक बार शादी हो गया तो टूटता नहीं है, फिर आजीवन चलता है। हालांकि अभी ये न्यू कल्चर में अलग ही सीन हो गया है, तो हम लोग को ये न्यू कल्चर्स को देख करके नहीं पढ़ना है। हमको जो बुक में लिखा हुआ है, जो हमारे एग्जाम में आएगा, उसी पर्सपेक्टिव से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन बात हम लोग हर एक टॉपिक पे करेंगे, जो नया हो या पुराना हो, हर एक टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे ताकि हमारा समझ डेवलप हो, एक समाज को देखने का हमारा नज़रिया विकसित हो। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझेंगे। तो यह क्या है, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। फेसिंग चैलेंजेस, जब शादी ब्याह होता है तो एक साथ रहते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हम लोग देखते हैं। जो पति पत्नी होते हैं वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं और दोनों एक साथ होकर करते हैं। फिर एक्साइटमेंट भी होता है, डिसअपॉइंटमेंट भी होते हैं, बहुत सारे दुख दर्द ये सब भी आता है। देखिए जहाँ खुशी है वहाँ दुख भी है, क्योंकि ये साइकिल चलते रहता है। कोई हमेशा खुश नहीं हो सकता है, कोई हमेशा दुखी नहीं हो सकता है। सरप्राइजेज है, अनसर्टिनिटीज है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इंट्रोडक्शन है मैरिज का। देखिए डेफिनेशन देखिए, इसमें बहुत सोशियोलॉजिस्ट है, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं जो अपने अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन दिए हैं। तो मैरिज इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये कहते हैं कि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्या होता है, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन है। कि आप शादी कर लिए, अब आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि आप एक बच्चा पैदा कर सकते हैं और उस बच्चे का पालन पोषण करेंगे। सेकंड इसका डेफिनेशन है, मैरिज इज रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड बिटवीन परमिसिबल मेट्स। दो मेट्स हैं, मतलब जो एक उसका वाइफ है और एक उसका हस्बैंड है, ये दोनों का परमानेंट बॉन्ड बनता है तो लाइफ लॉन्ग हो जाता है। आप हमेशा उसके साथ रहिएगा, उसके दुख में साथ रहिएगा, उसके खुशी में साथ रहिएगा, हर एक चीज़ में साथ खड़ा रहना पड़ता है आपको। नेक्स्ट है, मैरिज इज सोशली अप्रूव्ड वे ऑफ एस्टेब्लिशिंग फैमिली प्रोक्रिएशन। इस बात को मैं इंट्रोडक्शन में ही बताया कि क्या है, एक सोशली अप्रूव, समाज अप्रूव कर देता है। आप देखिए अभी हालांकि ये सब चीज़ें लीगल है कि आप बिना शादी के बच्चा पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें क्या है कि लॉ में है, लॉ ऐसे अलाउ करेगा। लेकिन अभी आप सोसाइटी में जाइएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको सोसाइटी में ही रहना है। तो जब सोसाइटी में जाइएगा तो वहाँ इन सब चीज़ों को आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आप किसी कम्युनिटी या सोसाइटी में रह रहे हैं तो वहाँ बिना शादी के बच्चे पैदा कर लें, और भारत जैसे देश में तो समझिए किसी क्राइम से कम नहीं है। तो समाज में जब रहना है, समाज के साथ उठना है, समाज के साथ बैठना है, तो हमको समाज को लेकर के ही चलना पड़ेगा। जो समाज में हमारे सही चीज़ें हैं, जो अप्रूव्ड है, जो समाज में पहले से होती आ रही हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना पड़ता है। जैसा कि हम लोग के समाज में चल रहा है कि हम बिना शादी किए बच्चा पैदा नहीं कर सकते, तो हम लोग को भी उस रूल्स को फॉलो करना, अगर उस समाज में रहना है तो। अगर आप उस समाज में रहना चाहते हैं और उन सारे रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो धीरे धीरे समाज के लोग आपको समाज से बाहर करेंगे। पॉलीगेमी क्या होता है कि एक मेन जो होता है एक टाइम पे बहुत सारे महिलाओं के साथ संबंध में होता है, उसके साथ शादी के बंधन में बंधा होता है। अब है पॉलीगाइनी, ये जो पॉलीगेमी का ही एक टाइप है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सोरोरल पॉलीगेनी और एक होता है नॉन सोरोरल पॉलीगेनी। सोरोरल पॉलीगेनी में क्या होता है, देखिए यहाँ पे कि मैन जो होता है वो मल्टीपल वोमेन्स के साथ होता है, और जो महिलाएं जो होती है वो आपस में सिस्टर होती है। मतलब एक ही सिस्टर्स हैं बहुत सारे, उनसे क्या किया है, एक पर्सन शादी कर लिया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सोरोरल। ठीक है, सोरोरल पॉलीगैनी। और पॉलीगैनी किसका टाइप से, पॉलीगेमी का। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको रिपीटेड मोड में सुनिएगा तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब एक है नॉन सोरोरल। नॉन सोरोरल में क्या है कि एक मैन है वो मल्टीपल वोमेन से शादी किया है, लेकिन वो जो महिलाएं हैं
वो आपस में बहन नहीं है। सोरोरल में क्या है कि वो आपस में बहन है, लेकिन नॉन सोरोरल में क्या है कि वो महिलाएं आपस में बहन नहीं है। अब देखते हैं पॉली एंट्री। तो पॉली एंट्री में क्या है कि वोमन जो है, महिलाएं, ऐसा नहीं है कि पुरुष ही बहुत सारे महिलाओं से विवाह कर रहे हैं, यहाँ महिलाएं भी बहुत सारे पुरुषों से शादी कर रही है, तो उसको हम लोग पॉली एंट्री बोलते हैं, जिसमें एक महिला बहुत सारे पुरुषों से विवाह कर रही है। तो इसके भी टाइप्स हैं। इसके टाइप कौन कौन से हैं? एक तो है फ्रेटर्नल और एक है नॉन फ्रेटर्नल। तो फ्रेटर्नल में क्या है कि एक महिला है, वो जिस बहुत सारे पुरुषों से विवाह की है, तो वो पुरुष जो आपस में सब भाई हैं, तो उसको बोलेंगे फ्रेटर्नल। और एक महिला है जो बहुत सारे पुरुषों से शादी की है, जो आपस में भाई नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉन फ्रेटर्नल। अब देखिए, फ्रेटर्नल जो होता है वो खास ट्राइब मिलता है। खास ट्राइब जो उत्तरांचल में पाया जाता है, उसमें देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है कि एक महिला बहुत सारे पुरुषों से शादी करती है, जो कि आपस में भाई रहते हैं। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल देखा जाए तो द्रौपदी, हालांकि ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन यहाँ भी वैसा ही सीन था। तो खास ट्राइब है जो जहाँ पे उत्तरांचल में, वहाँ पे क्या देखा जाता है? फ्रेटर्नल देखा जाता है। नॉन फ्रेटर्नल है जो नैर कास्ट में देखा जाता है, जो कि केरला में पाया जाता है। इसमें एक महिला है, वो बहुत सारे पुरुषों से विवाह करती है, और वो पुरुष जो है आपस में भाई नहीं होते हैं। आशा करता हूँ कि ये कन्फ्यूजिंग थोड़ा सा है, लेकिन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अब है अदर फॉर्म्स ऑफ मैरिज, कि मैरिज के और कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं। तो एक है इंडोगेमस, और फिर है एक्सोगेमस, और इंटरकास्ट मैरिज। तो इंडोगेमस में क्या होता है कि शादी विवाह होता है और अपने ही ग्रुप में होता है। ये ज़्यादातर आप लोग, थोड़ा सा ये टॉपिक है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन आप इसको एजुकेशनल पर्पस से देखिएगा, कंट्रोवर्सी के पर्पस से नहीं देखिएगा, तो आपको थोड़ा समझने में इजी होगा। देखिए, साउथ इंडियन में ये चीज़ें इंडोगेमस देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है कि अपने ही ग्रुप के लोगों में शादी विवाह कर लिया जाता है। ये चीज़ें आपको मुस्लिम कम्युनिटी में भी दिखने को मिलेगा, कि उसमें भी क्या होता है कि वो लोग भी आपस में, जो अपने ही ग्रुप में लोग रहते हैं, उन्हीं लोगों में शादी विवाह होता है, अपने ही रिलेटिव्स में शादी विवाह कर लेते हैं। तो उसको हम लोग इंडोगेमस के कैटेगरी में रखेंगे। एक्सोगेमस के कैटेगरी में हम लोग उसको रखेंगे जो अपने रिलेटिव या अपने जान पहचान में जिसकी शादी नहीं की जाती है, उसको हम लोग एक्सोगेमस कहते हैं। और इंटरकास्ट मैरिज तो सभी लोग जानते हैं, जो अपने जाति के अलावा किसी और जाति के में जा कर के शादी किया जाता है। आजकल गवर्नमेंट इसको बहुत बढ़ावा दे रही है। जब भी कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है तो उसको गवर्नमेंट प्रोत्साहन राशि भी देती है, उसको प्रोत्साहित करती है, कुछ एफडी करा करके देती है। तो ये इंटरकास्ट मैरिज का और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इसमें आप लोग, इसके बायोलॉजिकल एडवांटेज भी है, सोशल एडवांटेज भी है। इस दोनों को, तो बायोलॉजिकल एडवांटेजेस है, इस सब आप लोग बायो में पढ़िएगा। मैं इसके सोशल एडवांटेज बताता हूँ। तो इंटरकास्ट मैरिज का सोशल एडवांटेज क्या है, इंडोगेमस का सोशल डिसएडवांटेज क्या है, और एक्सोगेमस क्या है। तो देखिए, एक्सोगेमस तो आप लोग समझ रहे हैं। इंडोगेमस का क्या है, तो बार बार अपने ही ग्रुप में शादी विवाह करने से इसके बायोलॉजिकल डिसएडवांटेज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? आप लोगों को पता है कि जो भी बेबी पैदा होगा वो बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित होगा, उसके मेंटल एबिलिटी जो है वो अच्छे नहीं होंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप पहले भी पढ़े हैं, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि आपको इंटरकास्ट मैरिज जो हो रहा है उसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं सोशल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो देखिए, एक क्या है कि कोई अपर कास्ट का इंसान है, वो लोअर कास्ट से शादी कर लिया, तो वो लोअर कास्ट वाले को अपने रेंज में लेके आएगा, जिससे जो समाज में भेदभाव है, या फिर जो लोअर कास्ट वाले हैं अपर कास्ट वाले से शादी कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जिससे समाज में जो भेदभाव फैला हुआ है, छुआछूत, अछूत, इन सब चीज़ें, बहुत सारे ऐसे जो समाज में भेदभाव आपको देखने को मिलता है, वो सब चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म किया जाएगा। सबको एक समान स्तर पर लाने का काम हो पाएगा। जो सरकार के या अपना एजेंडा भी चल रहा है कि सबको एक समान लेकर के आया जाए, तो इन सब चीज़ों को समाज में एक समानता लाने के लिए इंटरकास्ट मैरिज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकंड है इसका नेक्स्ट है चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज में क्या होता है कि मैरिज कर दिया जाता है, कब?
जब वो प्यूबर्टी से पहले ही हो। ऐसा आपको बहुत पहले देखने को मिलता था कि जो भी बच्चा है उसका शादी हो गया, जो अभी पूर्णतः मैच्योर भी नहीं है, क्या बोले, प्यूबर्टी भी नहीं पहुंचा है, तब तक उसका शादी कर दिया जाता है। इससे बहुत सारे कम्युनिटीज में मिलता है। आप देखिएगा, आपको हर जगह तो अभी तो क्या है कि सरकार बहुत सारे पॉलिसीज लाई हैं, रूल एंड रेगुलेशंस लाई है, जिसके वजह से एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया है, तो जिसकी वजह से इस बाल विवाह को रोका जा चुका है, काफ़ी हद तक रोका जा चुका है। लोग एजुकेट हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, समाज को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो धीरे धीरे लोगों से जो जो अच्छी चीज़ें है उस चीज़ों से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके ये चाइल्ड मैरिज को काफ़ी हद तक रोका जा चुका है। अब देखिए, सोशल कस्टम्स रिलेटेड टू मैरिज। सोशल कौन कौन से कस्टम हो सकते हैं मैरिज से रिलेटेड, तो देखिए ऑल कम्युनिटी। देखिए सोशल कस्टम क्या है मैरिज के, तो मैरिज जो होता है इसेंशियल होता है। देखिएगा, आप धीरे धीरे जब भी आप समाज में जाते होंगे तो देखिएगा, जिनका शादी नहीं हुआ है और एज हो गया है, तो धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, उनसे थोड़ा सा एक दूरी भी बनता है। लोगों उनको एक अलग नज़र से देखते हैं, लेकिन शादी विवाह के बाद उस जो नज़र से देखते हैं वो धीरे धीरे उसमें बदलाव आता है, लोग चेंजेज होते हैं, उनके सोचने का पर्सपेक्टिव बदलता है, लोगों के रहते हैं समाज में। लेकिन जिनका शादी नहीं हुआ उनसे समाज के लोग थोड़ा सा कट के रहते हैं। इस चीज़ें देखने को मिलता है, जो आप देखिएगा एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रियलिटी यही है। और शादी के क्या और भी कस्टम्स हैं, जिससे किनशिप बॉन्ड बनता है, थोड़ा जो बॉन्डिंग है वो सब बनता है, जो नए नए रिश्ते बनते हैं। एक समाज में लोग क्या होते हैं, रिश्तेदार नए बनते हैं, उनसे मिलते हैं जुलते हैं, तो एक समाज को एक प्रॉपर वे में चलाता है। ठीक है, एक समाज को जो थप्पा होता है कि शादी नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, एक देखिएगा, आप लोग को मैं थोड़ा सा और दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने को बताता हूँ कि जिनका शादी नहीं हो रहा होता है उनको एक समाज अलग नज़र से देखती है कि क्यों नहीं हो रहा है भाई, क्या दिक्कत है। फिर उसके बायोलॉजिकल चीज़ों पे लोग शक करने लगते हैं, और सोशल तो चीज़ें पे शक करते ही हैं, इसके साथ साथ बायोलॉजिकल चीज़ें भी अफेक्ट होने लगती है इंसान का। तो थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव से भी समाज के कस्टम्स हैं जो समाज को थोड़ा सा ऑब्लिगेशन लगते हैं। नेक्स्ट है, इन हिंदू मैरिज इज रिलीजियस सेक्रीमेंट विच मैन वोमेन बाउंडेड इन परमानेंट रिलेशनशिप। हिंदू मैरिज में तो ऐसा बोला जाता है कि जो पति या पत्नी है वो क्या है, 7 जन्मों के बंधन में बन गया, मतलब एक बार शादी किया तो 7 जन्मों तक पीछा नहीं छूटेगा। हालांकि ये मजाक की बातें हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक बार जिनसे आपकी शादी हो गई उनसे 7 जन्मों का बंधन बन गया है। इतना इतना क्या बोलते हैं, इमोशनल बॉन्डिंग होता है, इतना इमोशनली इस शादी को हिंदू मैरिज में देखा जाता है। ठीक है, अब देखिए बेसिक रिचुअल्स इन हिंदू मैरिज, ये सब चीज़ें थोड़ा आप लोग को बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें देखा जाता है। इसमें रिचुअल्स जो हिंदू मैरिज के कौन कौन से रिचुअल होते हैं इसको देखते हैं हम लोग। तो कन्यादान होता है, जिसमें एक पति जो होता है अपनी बेटी का, सॉरी पति बोल रहे हैं, एक पिता जो होता है अपनी बेटी का हाथ अपने दामाद के हाथ में सौंपता है पूरी ज़िंदगी के लिए, कि अब ये हमारे देख रेख से आज़ाद हुई और आपके देख रेख में जाएगी। इस सब चीज़ों को आप लोग देखे होंगे, आप लोग मेरे से अच्छा समझ रहे होंगे इन सब चीज़ों को। मैरिज मार्क्स बिगनिंग ऑफ लाइफ, मैरिज से ही ज़िंदगी की शुरुआत होती है। इसमें हिंदू मैरिज में क्या होता है, जो भी वाइफ है उसको हस्बैंड को फॉलो करना होता है, उसके रूल एंड रेगुलेशन मानने होते हैं, यही सब चीज़ों को समझना होता है। देखिए जो मैरिज हिंदू का होता है ठीक उसी तरह जैन और सिख के भी मैरिज होते हैं, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं, एकदम सिमिलर ही होता है। मुस्लिम मैरिज इज नॉट सेक्रीमेंट बट कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी डिटरमाइंड। देखिए मुस्लिम जो मैरिज होता है वो बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होता है। जो मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे देख रहे होंगे इस वीडियो को, इन सब चीज़ों से काफ़ी अच्छे से रिलेट कर रहे होंगे। इसमें एक निकाह होता है, फिर निकाह नामा होता है, उसमें क्या होता है कि कुछ लोग पैसे देते हैं, उस पर एग्रीमेंट बनता है, उसका साइन होता है, और फिर दोनों आपस के शादी के बंधन में बंध जाते हैं। देखिए बहुत पहले क्या होता था कि सती प्रथा थी। सती प्रथा क्या होता है, जिसमें अगर कोई किसी का पति, सोचिए किसी का पति डेथ कर रहा है तो उसकी पत्नी को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। एक बार सोच के देखिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किसी स्त्री को उसके पति के मर जाने पर हक नहीं होता था जीने का, उसको भी उसी जो चिता जलती थी उसी चिता पे जला दिया जाता था। लेकिन जो एक समाज सेवक थे विद्यासागर, उसका अपोज किए,
और इस जो रूल था इसको समाज को जागरूक किए और इसको धीरे धीरे करके ख़त्म किए। इनका बहुत योगदान था। सोचिए कैसा, आपको जिंदा जलाया जाता आपको कैसा महसूस होगा। उस समय लोगों को जिंदा जला दिया जाता था। फिर 1856 में एक लॉ आया भारत में जिसका मोटो था कि जो भी जिनका डाइवोर्स हो गया है तो वो फिर से रीमैरिज कर सकते हैं, फिर किसी और शादी के बंधन में बंध सकते हैं। अब देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज क्या क्या से हैं। तो देखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये क्या है, जिंदगी के वसूल है, जिंदगी जीने का एक तरीका है। सबसे पहले धर्म, धर्म मतलब ड्यूटीज आपके क्या है। फिर है अर्थ, अर्थ मतलब होता है इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब पैसा रुपया। फिर होता है काम, काम का मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर, इस सब थर्ड नंबर पे है। अब फोर्थ पे है मोक्ष, मतलब इस सब चीज़ों से परे, इन सब चीज़ों को छोड़ के अब आप अपने मोक्ष के प्रति पूरा समर्पित हो जाइए। आप अपने मोक्ष के प्रति समर्पित होकर के काम कीजिए। तो यहाँ पे भी है वही धर्म, रति, रति मतलब सेक्सुअल बिहेवियर, और प्रजा, प्रजा मतलब प्रोजेनी, मतलब आप क्या और पैदा करके अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज। इसको थोड़ा सा मतलब देख लीजिएगा क्योंकि यह थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहला है रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर। एक मैरिज के बाद एक परमानेंट बॉन्डिंग हो जाती है और आपका एक परमानेंट सेक्सुअल पार्टनर मिल जाता है। सेकेंड है इनेबल प्रोक्रिएशन एंड नर्चरिंग ऑफ चिल्ड्रेन, जिसमें आपको बच्चा पैदा करने का सोशली अप्रूवल हो जाता है कि आप बच्चा पैदा कर सकते हैं, उसका पालन पोषण कर सकते हैं। फिर थर्ड पे है आप बच्चों को कल्चर सिखाइएगा, तो केयर एंड इन कल्चर चिल्ड्रन, अपने बारे में बताए, अपने फैमिली के बारे में, अपने कल्चर्स के बारे में, अपने समाज के बारे में, सोशलाइजेशन कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आप बच्चों को बताइएगा। फिर उसके जेंडर्स रोल कौन कौन से हो सकते हैं, कि लड़का है तो उसके कौन कौन से रोल्स हो सकते हैं, लड़की है तो उसके कौन कौन से रोल्स होते हैं। ये सब चीज़ फैमिली की काम होती है कि अपने बच्चे को समझाना और बताना। फोर्थ पे फैसिलिटेट इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज में क्या है कि आप शादी कर लीजिएगा तो थोड़ा इकोनॉमिकली आपको सपोर्ट मिल जाता है, इमोशनली आपको सपोर्ट मिल जाता है बहुत सारी चीज़ों में। नेक्स्ट है किनशिप ग्रुप। आपका क्या होगा कि एक बॉन्डिंग अच्छा होगा। किनशिप ग्रुप का मतलब होता है जिनका ब्लड रिलेशंस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें बढ़ेंगी और गहरा होता जाएगा रिश्ता और बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। सिक्स्थ पे है टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। कभी पार्टनर्स को किसी चीज़ की नीड होगी तो उन सब चीज़ों में हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट है लेजिस्लेशन ऑन इंडियन मैरिज एंड फैमिली। तो द हिंदू मैरिज एक्ट आया था 1955 में। हिंदू मैरिज एक्ट कब आया था? 1955 में। अप्लीकेशन टू ये किसके किसके लिए अप्लीकेबल है? तो अप्लीकेबल है जो भी बौद्ध धर्म को मानते हैं, जैन धर्म को मानते हैं, सिख को मानते हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं। सप्तपदी के यहाँ लिखा हुआ है 7 फेरे लेना, ताली मतलब मंगलसूत्र वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़िएगा। नेक्स्ट है मुस्लिम पर्सनल लॉ कब आया था? शरीयत जिसको बोला जाता है, तो 1937 में आया था। जो ऑल मुस्लिम, जो भी भारत में मुस्लिम रहते हैं उनके लिए अप्लीकेबल था। फिर आया मुस्लिम मैरिज एक्ट, ये कब आया था? तो 1939 में आया था। 1954 में कौन आया था? स्पेशल मैरिज एक्ट आया था मुस्लिम के लिए। फिर थर्ड पे क्रिश्चियन मैरिज एक्ट आया था 1972 में। इंडियन डाइवोर्स एक्ट आया था 1869 में। और स्पेशल मैरिज एक्ट कब आया था? 1954 में। इसमें बताया गया था कि जो भी ब्राइड है वो 18 साल के होने चाहिए और ग्रूम होने चाहिए 21 साल के, और उनके बीच में कोई ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। अब देखिए इन्फ्लुएंस ऑफ मैरिज एंड फैमिली ऑन हेल्थ एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस, ये इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो एक तो है सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप इंक्लूडेस सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कनेक्टेडनेस, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट एमॉन्ग फैमिली मेम्बर। बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है फीलिंग ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड, वैल्यू एंड इंक्लूडेड। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान है, वो उसको, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है कि किसी चीज़ की उसको नीड है या कोई चीज़ में वो परफेक्ट नहीं है, तो उसकी फैमिली उसको एक्सेप्ट कर रही है कि चलो भाई ठीक है, ऐसा नहीं है, तो उसको ऐसा फील हो रहा है कि चलो भाई हम जैसे हैं, हमने भी एक्सेप्ट किया, हमारी फैमिली भी एक्सेप्ट की और हमारा समाज भी हमको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है? बिलोंगिंगनेस। ठीक है,
जैसे मान लीजिए कोई किसी के आँख से नहीं दिखते हैं तो वो तो एक्सेप्ट कर लिया कि हमको आँख से नहीं दिखता है, उसकी फैमिली वाले भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चलो भाई आँख से नहीं दिखता है, क्या हो गया, इंसान ही है, चलने दो जैसा चल रहा है। तो ये क्या होता है, एक एक्सेप्टेंस के भावना आते हैं तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और उसका भी अच्छा लगता है इन सब चीज़ों पे। नेक्स्ट है सपोर्टिव फैमिली एंड फैमिली प्रैक्टिसेस। इसमें क्या होता है, जो भी बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे ओरल कैसे, मतलब दांत कैसे साफ करना है, खाना कैसे बनाना है, खाना कैसे, एक्सरसाइज, पर्सनल हाइजीन, इन सब चीज़ों के बारे में घर पे ही फैमिली सिखाती है और ये हमारे साथ पूरे ज़िंदगी भर रहता है, आजीवन रह जाता है। नेक्स्ट है कि वोमेन एजुकेशंस। देखिए महिलाओं का कितना ज़रूरी है, वोमेन एजुकेशन कितना ज़रूरी है। इसमें देखिए कि फैमिली के न्यूट्रिशनल चीज़ों को डिसाइड करती है, उसके न्यूट्रिशनल चीज़ों को समझेगी और उसके अकॉर्डिंग कुकिंग करेगी। हालांकि मैं यहाँ पे ऐसा नहीं मानता हूँ कि महिलाएं ही सिर्फ कुकिंग करें, पुरुष भी बहुत सारे कुकिंग करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है, महिलाएं फूड सेलेक्ट करेगी जो फैमिली के लिए परफेक्ट हो, उसके न्यूट्रिशनल जो भी डिफिशियंसी है उसको फुलफ़िल करे। तो इसमें महिलाओं का क्या है, जो भी एजुकेशन से बहुत प्रॉपर और सटीक होना चाहिए ताकि इन सब चीज़ों को टैकल कर सकें। फिर है डाइट पैटर्न। डाइट पैटर्न में हाउ टू ईट, व्हेन टू ईट एंड व्हाट टू ईट। आपको पता होना चाहिए कि क्या खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है। फिफ्थ में है इनकम ऑफ फैमिली। फैमिली इनकम में क्या है, फैमिली इनकम डायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्थ, बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे जैसे आपके फैमिली होंगे उसके हेल्थ कंडीशन वैसे ही होंगे। अगर अच्छी इनकम वाली फैमिली है तो उसके हेल्थ बहुत ही अच्छे होंगे, उसकी लॉन्जिविटी बहुत ज़्यादा होगी, वो लंबे समय तक जिएंगे। तो कहीं ना कहीं फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे कि इन्फ्लुएंस ऑफ मैरिज एंड फैमिली ऑन हेल्थ प्रैक्टिसेस। अब देखिए इफेक्ट ऑफ मैरिज ऑन हेल्थ, मैरिज का क्या क्या से इफेक्ट हो सकते हैं हेल्थ पे। तो देखिए एक है पॉजिटिव इफेक्ट है और एक नेगेटिव इफेक्ट है। पॉजिटिव इफेक्ट में क्या है कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगा, साइकोलॉजिकल हेल्थ इम्प्रूव होगा, लॉन्जिविटी मतलब लंबे समय तक जिएंगे, हेल्प पीपुल टू एज हैप्पीली मतलब इंसान को साथ में बूढ़े होने में, ऐसा बोला जाता है, बूढ़े होने में बहुत ही हैप्पीली होंगे, मतलब टेंशन में नहीं रहेंगे, स्ट्रेस नहीं रहेगा, कोई एंजाइटी नहीं रहेगा। प्रोवाइड इकोनॉमिक एंड इमोशनल सपोर्ट, ये सब था पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ मैरिज। नेगेटिव में है पुअर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, एडवर्स इफेक्ट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए घर में हमेशा डोमेस्टिक वायलेंस होते रहेगा, झगड़ा झंझट होते रहता है, तो बच्चे का डेवलपमेंट उससे बहुत अफेक्ट होता है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं और चिड़चिड़ेपन के और क्रिमिनोलॉजी तरफ, क्रिमिनल बनने की तरफ वो लोग अग्रसर होते हैं। और हार्ट रिस्क, डिजीज का रिस्क बढ़ता है, मतलब दिल का दौरा हो सकता है, दिल का बीमारी हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, बहुत सारे डिजीजेज जो हार्ट से रिलेटेड है वो सब चीज़ें हो सकती हैं। वायलेंस इन फैमिली, डोमेस्टिक वायलेंस होंगे, इसका अगर कोई पार्टनर अच्छा नहीं है तो इसका निगेटिव इम्पेक्ट हो सकता है, फैमिली में हमेशा झगड़ा वगैरह होते रहेगा। फिफ्थ पे है इंक्रीज एब्यूज एंड सुसाइड रिस्क। इससे यहाँ तक कि हो सकता है कि झगड़ा इतनी बढ़ जाएगी कि सुसाइड तक बात पहुँच जाएगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से आभार। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फॉलो कीजिए आलोक एकेडमी को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच।